तो इस हिसाब से वो सेकेंड ईयर की जो लिविंग है वो तो आपसे नहीं मांग रहे, फंड्स नहीं मांग रहे, पर इनकम सोर्स तो देखेंगे ना कि आप कल को फीस पे कर पाओगे, पर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगी, वहां पे मतलब एग्जाम्पल लो सरकार पे बोझ तो नहीं बन जाओगे, तो उसके लिए इनकम डॉक्यूमेंट दिखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूं। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी इंटरेक्शन आती है हमारी वीडियोस पे तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने की और स्टूडेंट को जागरूक करने की। ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहें और हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी इससे। तो जब भी कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए प्लान करता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है जीटी से रिलेटेड, जीटी की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और जीटी हमारी क्लियर क्यों नहीं हो रही है, और जीटी के बाद जो उनका इंटरव्यू आता है उसमें क्या उनको दिक्कत रहती है। तो आज हम अर्पित सर से इस चीज़ को क्लियर करेंगे वन बाय वन कि क्या बच्चों को जीटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, क्या उनके फाइनेंशियल्स होने चाहिए, या फिर जो उनका कोर्स है उसकी कितनी रेलेवेंसी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आज हम क्लियर करेंगे। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया हूँ। तो सर सबसे पहले सीधा सवाल, जैसे कि बच्चों का हम देखते हैं कि जीटी क्लियर नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ की, या फिर अभी भी बच्चे जैसे होप लगा के बैठे हैं हमारी जीटी क्लियर हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहती है। जी जी जी, ठीक है, तो वो जीटी में उनको क्या दिक्कत रहती है, क्या रिक्वायरमेंट्स एक यूनिवर्सिटी की तरफ से रहती हैं लेकिन वो बच्चा अपनी पूरी नहीं कर पाता है? ठीक है जी। वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखो, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं बेसिकली मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि हम मेजरली बना रहे हैं जो बच्चे 2026 पास आउट है, बट जो 2025 वाले बच्चे हैं, लटके हुए हैं। हाँ, जो लोग का जीटी क्लियर नहीं हुई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो भी सबक ले सकते हैं या फिर जो अपनी प्रोफाइल में चेंज कर सकता है कर ले। अब देखो, जीटी में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जीटी बोल लें या जीएस बोल लें, ठीक है, एक ही चीज़ है। अब यूनिवर्सिटी ने उसको जीएस कर दिया है, जेन्युइन स्टूडेंट, पहले जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट था, तो हमारे मुंह में जीटी लगा हुआ है अभी भी। अब क्या, देखो, जीटी अलग है और जीटी इंटरव्यू अलग है, ठीक है। जब आप सारे डॉक्यूमेंटेशन जो मैं अभी डिस्कस करूंगा ये यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देते हैं तो एक जीटी इंटरव्यू आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो पूछा जाता है। उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी अपलोड हो जाएगी हाल फिलहाल में इसी महीने, तो वो भी बच्चे देख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अब मैं आ जाता हूँ जीटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। हर बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का जीटी में 3 चीज़ें हैं। पहले बच्चे की खुद की प्रोफाइल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है। अगर मान लो वो मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, उसमें आइल्स बीटी का स्कोर भी इंपॉर्टेंट है, उसके 10th 12th ग्रेजुएशन के परसेंटेज किस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है फंड्स। अब कोई यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, चलो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपके 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये भी है कि 3 मंथ्स ओल्ड होंगे तब भी एक्सेप्टेबल है। 3 से 6, 3 से 6 नहीं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है। देखो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कहेंगे चलते हैं 6 महीने, 6 महीने पुराने लेके चलोगे तो बढ़िया है, पर कुछ यूनिवर्सिटी है वो तो 3 महीने पुराने भी एक्सेप्ट कर लेती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर किसी के पास फंड शॉर्टेज हो रही है, अब फंड की कैलकुलेशन में बड़ी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 29,710 लिविंग एक्सपेंस है। इसके अलावा एवरेज आप लगाओ कि आपकी 35,000 फीस आ रही है 1 साल की। इसके अलावा ट्रेवल का मिला लो $2-3 हज़ार, तो इनको कैलकुलेट करके आज के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 43 लाख इंडियन करेंसी आएगी। तो ये 43 लाख आपको दिखाने 3 मंथ्स ओल्ड है 6 मंथ्स ओल्ड, डिपेंडिंग अपॉन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 6 मंथ्स ओल्ड फंडिंग मांगती है। अब मैं आ जाता हूँ कि इन केस आपके पास फंड शॉर्ट हो रहे हैं तो आप एजुकेशन लोन ले लो। एजुकेशन लोन कोलेटरल बेस्ड भी चलेगा और आपका अनसिक्योर्ड भी चल जाएगा। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों एक्सेप्टेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, अगर आपका वो सिक्योर्ड लोन नहीं है, मतलब आपने कोलेटरल फ्री लोन ले रखा है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप इसकी डिसबर्समेंट कराओ पूरी की पूरी, तभी एक्सेप्ट करेंगे। कुछ ये बैंक पे भी डिपेंड करता है? ये बैंक पे भी डिपेंड करता है, हाँ। हो सकता है सरकारी बैंक हो तो ना एक्सेप्ट, वो ऐसे भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली एक केस देखा गया था जिसमें आपके जो फादर थे बच्चे के, वो आर्मी में थे, तो जिस बैंक में उनकी सैलरी आ रही थी, सरकारी बैंक था, वो उनको, क्योंकि वो उनकी स्कीम के अंडर था आर्मी पर्सन्स के लिए, तो अनसिक्योर्ड लोन उसमें मिल जा रहा था, ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन अप टू 30 लाख मिल रहा था। उस केस में यूनिवर्सिटी ने डिमांड नहीं की, ठीक है, क्योंकि वो आर्मी पर्सनल थे, इस चक्कर में था। अदरवाइज अगर आप
HDFC केरला से लोगे या फिर किसी और नॉन NBFC से लोगे, नॉन बैंकिंग से लोगे तो NBFC बोलते हैं उनको, तो उसमें आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी डिमांड करे कि फुल डिसबर्समेंट करानी है। इसके अलावा मैं थोड़ा समझा देता हूँ, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी सेल का पैसा आया है रिसेंटली तो वो चल जाएगा विद सोर्स, सारे सोर्स चाहिए उसमें, सारे सोर्स चाहिए, रजिस्ट्री कॉपी चाहिए, चेक चुक की कॉपी चाहिए, या फिर जिस भी आपकी RTGS हुई है उसकी डिटेल चाहिए पूरी। इसके अलावा कोई पैसा आपका PF से निकाल के आ रहा है तो उसकी मनी ट्रेल दिखाओ, कोई आपका LIC का पैसा आ रहा है, कोई पॉलिसी बेची है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई शेयर सेल हुए हैं, तो वो भी पैसा अगर आता है तो वो भी आपका पुराना ही कंसिडर किया जाता है। जिस भी पैसे की आप मनी ट्रेल दिखा लोगे, ठीक है, मनी ट्रेल कि ये पैसा पुराना था, पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ था, वो अब आ गया तो वो एक्सेप्टेबल है। अब किसका किसका एक्सेप्टेबल है ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। फादर मदर तो एक्सेप्टेबल हैं, सिबलिंग्स के भी एक्सेप्टेड हैं, जैसे एग्जाम्पल लो किसी का बड़ा भाई वर्किंग है और वो जा रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, दादा दादी नाना नानी भी एक्सेप्टेबल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, ये मैं भी स्पॉन्सर्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो आपके मामा और क्या कहते हैं ताऊ चाचा जो भी हैं, मतलब पैटर्नल और मैटरनल दोनों अंकल एक्सेप्टेबल होते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कहीं कहीं नहीं भी अलाउड होता किसी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी किसी में, बट कहीं कहीं अभी जैसे सवेरे ही मुझे एक बच्चे की कॉल आई थी, उस केस में क्या था कि उसके फादर नहीं थे, फादर की डेथ हो चुकी थी, उस केस में मदर के साथ आप कोई और 2 रिलेटिव आप ले सकते हो, अलाउड होता है, ठीक है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये था फंड्स की कहानी, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। अब जो सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, जिसपे सारी GT प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो है इनकम डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर इनकम सोर्स क्या है। अब बच्चे पूछेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, जो भी हम फंड शो करते हैं यूनिवर्सिटी को वो 1 ईयर का करते हैं, 1 ईयर लिविंग क्या कहते हैं, 1 ईयर की लिविंग और फीस की करते हैं, बट कोर्स ड्यूरेशन तो हमारा 3 इयर्स का होता है। बैचलर डिग्री कोई बैचलर डिग्री तो 4 साल की भी है, जैसे सोशल वर्क में कोई बच्चा जाए तो 4 साल की है, और मास्टर डिग्री भी हमारी जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे जो लेते हैं वो 2 साल की होती है। तो इस हिसाब से वो 2nd ईयर की जो लिविंग है वो तो आपसे नहीं मांग रहे, फंड्स नहीं मांग रहे, पर इनकम सोर्स तो देखेंगे ना कि आप कल को फीस पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगी, वहाँ पे मतलब एग्जाम्पल लो सरकार पे बोझ तो नहीं बन जाओगे, तो उसके लिए इनकम डॉक्यूमेंट दिखते हैं। अब इनकम डॉक्यूमेंट में मैं कैटेगरी वाइज थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो, जो भी आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, स्पॉन्सर्स में एग्जाम्पल लेता हूँ कि फादर मदर, दादा दादी नाना नानी, इसके अलावा चाचा ताऊ, जो भी अगर इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन, जो मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही उसके बाद, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, हाँ बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। अब ये मैंने डिस्कशन कर लिया फंड का, फंड में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं डिटेल। ठीक है सर, फंड्स हो गए, प्रोफाइल तो मैनेजेबल हो जाती है एक हद तक, जी जी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चे को इनकम में आती है। हाँ जी कि कौन स्पॉन्सर करेगा और उनकी इनकम सोर्स क्या है। जी। कभी कभी क्या होता है, बच्चों के पास इनकम के प्रॉपर सोर्स नहीं होते हैं। हाँ, अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है तो J फॉर्म नहीं भरते हैं, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है। हाँ। तो इसमें जो दिक्कत है, इसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? देखो, मैं सबसे पहले इसीलिए एग्रीकल्चर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हम, अब देखो ये पूरे पैन इंडिया के लिए वीडियो बन रही है, तो एग्रीकल्चर कहीं का भी हो, पूरे इंडिया का वो उसके लिए है, पर हम तो हरियाणा और पंजाब के बच्चों को ज़्यादा काम करते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं, यूपी का काम करते हैं तो, और हिमाचल का भी काम करते हैं, उसके हिसाब से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो आपने पहली बात तो एग्रीकल्चर ही एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे ITR पुरानी नहीं भरी हुई है तब भी एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि हम उसमें बता सकते हैं कि जो हमारा इनकम सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है, जो टैक्स में आता ही नहीं, लाइबिलिटी में आता ही नहीं है। सरकार वेवर देती है तो हमने टैक्स लाइबिलिटी आज तक बनी नहीं तो हमने भरी नहीं, तो ITR ना भी हो पुरानी तब भी चल जाएगा। बट एक बहुत ज़रूरी ध्यान देनी है, आपकी पुरानी ITR नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो नोट करें। सबसे पहले तो आपके पास J फॉर्म होने चाहिए, जिस भी आप जो भी अनाज बेच रहे हो उसके 2-3 साल के। अब मैं 2-3 साल क्यों बोल रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। सर, इसमें मैंडेटरी है डिजिटल J फॉर्म्स हो? हाँ, ऑनलाइन डाउनलोड होने चाहिए, आजकल ऑनलाइन डाउनलोड वाले ही चाहिए, होते ही आते ही वही है। अब लोग पूछेंगे कि यार 2-3 साल के क्यों चाहिए। भाई देखो, तुम्हारे पास ITR तो है नहीं एग्रीकल्चर की, तो आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर आप सालों से कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 साल पहले, 1 साल पहले तक आप ये ठेके पे देते थे, ठेके मतलब रेंट पे दे देते थे,
और आप एग्रीकल्चर नहीं करते थे, कुछ और करते थे, तो उनको वो प्रूफ चाहिए। जो 2 साल के जे फॉर्म या 2.5 साल के जे फॉर्म और जे फॉर्म प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर करता था। इसके साथ साथ चलो मैं जे फॉर्म पे आ गया, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एग्रीकल्चर का इनकम सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है। एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट होता है वो ई सेवा से बनता है। ई सेवा से बनता है अपना क्या कहते हैं आधार, जो आपके तहसील में होती है, और तहसीलदार इसको ऑथराइज करता है। अब इनकम जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, वो अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट पे जो होगी वो 15-1 लाख होने वाली है एग्रीकल्चर की। तो बच्चों ने ध्यान देना है या फिर पेरेंट्स ने ध्यान देना है कि जो एग्रीकल्चर का इनकम सर्टिफिकेट है वो मिनिमम 15 लाख का बने, ये ध्यान दें आप। इसके बाद आपने ITR भरवानी है, ठीक है। ITR में कोई भी इनकम मेंशन नहीं करानी है जिसका अब आप प्रूफ नहीं दे सकते, ये ध्यान देने है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम ही मेंशन कराओ और किसी CA से भरवाओ, वरना साइबर कैफे से भरवाओगे ना, साइबर कैफे वाला आपका वहां पे डाल देता है बिजनेस पे डाल देगा, एग्रीकल्चर पे डाल देगा। यार बिजनेस के प्रूफ कहाँ से लाओगे यार? बच्चों को समझना चाहिए, पेरेंट को समझना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रूफ में डलवाना, पता है लॉटरी इनकम डलवा लेते हैं कि भैया 1.5 लाख की लॉटरी डाल दो। अरे भाई ऐसे प्रूफ नहीं दे पाओगे आप। सिर्फ एग्रीकल्चर बनवानी है या फिर आपका कोई रेंटल इनकम आ रही है जो अकाउंट में आ रही है, जिसका रेंट एग्रीमेंट बना है, वो डलवा दो। कई लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास तो डेयरी है, डेयरी हम तो दूध का काम करते हैं। अरे भैया आप अकेले नहीं करते, आपके पड़ोस में 10 लोग और भी कर रहे हैं, पर उसका इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है? डेयरी इनकम के बहुत अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो आपने ऐसी इनकम, अगर आपके पास पक्के प्रूफ नहीं है डेयरी इनकम के, तो डेयरी इनकम भी नहीं डलवाओ, सिर्फ 15 लाख की इनकम डलवा लो। इसके अलावा जो आपके फंड्स हैं बैंक में, उसकी भी इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, वो CA आपका डाल देगा, तो वो डलवा लो। तो मैं इसको कंक्लूड करके बोलता हूँ, एग्रीकल्चर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, वही इनकम जो एग्रीकल्चर के इनकम में इनकम सर्टिफिकेट में बनी है, लिखी हुई है, वही ITR पे मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी फर्जी इनकम नहीं मेंशन होनी चाहिए ITR में। इसके साथ आपको जे फॉर्म चाहिए 2-2.5 साल के। 2-2.5 साल के जो जे फॉर्म हैं आपके QR कोड वाले ऑनलाइन डाउनलोडेड, उसकी जो पैसा है वो किसी के बंदे के सेविंग अकाउंट में ही आ रही होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ कि अर्पित प्रकाश निगम जो है आदमी बैठा सामने, ये एग्रीकल्चरिस्ट है, तो जे फॉर्म का जो पैसा है वो अर्पित प्रकाश निगम के अकाउंट में ही आएगा, सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में वो पैसे की स्टेटमेंट भी चाहिए होगी एंट्री वेरीफाई करने के लिए, तो उसकी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा जो आपकी ज़मीन की कॉपी है, जमाबंदी, वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपकी GT निकाल ली, अप्रूव कर देगी आराम से, पर बशर्ते एक चीज़ है कि वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट करती हो। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, 90% यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो सही है, तो एग्रीकल्चर इनकम थी जो आपने क्लियर कर दी। इसके बाद आ जाते हैं बिजनेस ओनर्स जो रहते हैं। जी। बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होता है कि हमने कोई बिजनेस अगर हम कर भी रहे हैं तो किस हिसाब से ITR फाइल करानी है। जी। अब देखो बिजनेस वाले लोगों के लिए ना एक बड़ी समस्या है कि जो पहले समस्या थी, अब वो समस्या हल हो गई है। एक चीज़ अच्छी हुई है कि पिछले साल तक जो लोग ITR बिजनेस की फिल करते थे वो 7 लाख की करते थे, अब वो नॉन टैक्सेबल 12 लाख तक की हो गई है। तो अब क्या है कि इनकेस किसी की भी इनकम कम अगर होती भी है तो वो 12 लाख की ITR फाइल कर ले, चलता है, एक्सेप्टेबल है। अब इसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? जो देखो जो भी बिजनेस है आपका, उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो तुरंत कराओ। जरूरी नहीं है GST लो, FNB लो, FSSAI लो, जो भी आपका बिजनेस का रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट से मिलना है वो लो। MSME जरूर होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट नया भी हो ना तब भी चलेगा, अगर आपका करंट अकाउंट पुराना है तो। जिसका करंट अकाउंट नहीं है, देखो बिजनेस आदमी के लिए, जो भी बिजनेस करता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करंट अकाउंट है। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं तो काहे का बिजनेसमैन आप यार? ठीक है, अगर कई लोग कहेंगे यार हमारा तो पुराना करंट अकाउंट था नहीं, हम तो पहले अपने सेविंग अकाउंट में पैसा लेते थे, हमारा QR अकाउंट लगा हुआ था, वो भी एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। बट ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट हो ही ना। कई बच्चे हैं जिनके पुराने अकाउंट, जो पुराना बिजनेस होगा, छोटा बिजनेस होगा, मैं कहता हूँ गोलगप्पे वाला भी जो बंदा है उसका भी QR कोड लगा रहता है, वो भी अब काम करे, अपने घर पे ही वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा ले गोलगप्पे का, और वहाँ बोर्ड लगा दे और अपना करंट अकाउंट ओपन कराओ। करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन लो, तो जब तक आपके बच्चे की केस फाइल की बारी आएगी 6 महीने पुराना करंट अकाउंट हो जाएगा आपका, या फिर 4 महीने 5 महीने हो जाएगा, और पुरानी आप वो सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन दिखा सकते हो। अब लोग कहेंगे मेरे अकाउंट में नहीं, मेरे बच्चे अकाउंट में आ रही थी, मेरे फादर के अकाउंट में आ रही थी, मेरी वाइफ के अकाउंट, वो भी एक्सेप्टेबल है, हम प्रूव कर देंगे उसको भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस वाले की प्रूव हो सकती है।
वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस के होंगे, ITR फाइल नहीं करते टाइम पे, उनकी बहुत समस्या होने वाली है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक ना एक यूनिवर्सिटी जरूर होती है, अगर आप इतने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दोगे, करंट अकाउंट, बिजनेस प्रूफ, तो अगर ITR फिल नहीं भी करिए तब भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सेम ईयर ITR हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम ईयर ITR देखो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं मना नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगी। विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दोगे तो कोई एक आध यूनिवर्सिटी होगी जो निकाल देगी। ठीक है सर। अभी आ जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं। देखो गवर्नमेंट और सैलरीड एक ही साथ ही निपटा लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हो सैलरीड हो, आपका फॉर्म 16 जो है वही सब कुछ है आपके लिए। तो फॉर्म 16 का जो पार्ट बी है, जो उस पर ग्रॉस इनकम मेंशन्ड है, उसी पे आपका सारा काम खेल होगा। अगर वो 12-13 लाख 15 लाख है, समझ लेना आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। ग्रॉस इनकम चाहिए, इसके साथ आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, 6 महीने की सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जहाँ जॉब करते हो उसका ID कार्ड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, किसी भी बंदे की जो सैलरीड है, हो सकता है वो एग्रीकल्चर इनकम भी लेता हो, एग्रीकल्चर इनकम भी आती हो, अगर 2-3 लाख की आती है तो भाई वो इग्नोर मत करना, वो इंक्लूड कराना, कल को आपको बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि कभी ना कभी बच्चे का अगर इनकम का शॉर्टफॉल हो जाए, किसी भी का इनकम का भी शॉर्टफॉल हो जाए, तो वो भी इंक्लूड हो सकती है। और सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एग्रीकल्चर के भी, जो मैंने पहले डिस्कस करे। अगर किसी की रेंटल इनकम आती है तो वो भी मेंशन कराओ, पर तभी कराओ जब उसकी रेंट एग्रीमेंट बना हो और आपकी अकाउंट में वो रेंट आता हो। कई लोग का आता है 20-30 हज़ार रुपये महीने का रेंट आता है, तो भैया वो मेंशन कराओ, वो बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज्यादा आती है, हाँ। लेकिन ITR फाइल करने का पता ही नहीं कि कैसे फाइल देखो करना है। मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और ये एक्चुअल में है। किसी भी मेट्रो सिटी, जैसे मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी रेंटल इनकम क्या कहते हैं साल की 25-25 लाख भी आती है, 20-20 लाख रुपए भी है, महीने की 10 लाख रुपए भी है, सोचो एक साल की करोड़ भी आती है कई लोग की, ऐसा भी है। तो वो जो जिन लोगों की देखो ज़्यादा आ रही है वो तो ITR फाइल करते हैं, मुझे पता है। बस आपने ये ध्यान देना है, जो भी रेंटल इनकम आ रही है आपकी, उसके रेंटल इनकम के सारे प्रूफ चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए। जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो, नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो भी चल जाएगा। बेसिक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, जैसे आप कोई बैंक लीज करा रहे हो या फिर कुछ करा रहे हो तो चाहिए होता है। नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट है वो भी चल जाएगा। अकाउंट में रेंट आना चाहिए और प्रॉपर उसकी ITR भरी होनी चाहिए। रेंटल इनकम एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगा केस। बहुत यूनिवर्सिटियाँ रेंटल इनकम एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं, मैं चलो डिस्कस कर ही लेता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैं एग्जांपल में लेता हूँ कि मैंने क्योंकि पहले बैंक में काम करता था, मैंने बहुत सीनियर सिटीजन का भी देख रखा था कि उनके अकाउंट में 2-2, 3-3 करोड़ की FD बनी रहती है। बनी है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये तो मैं छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, 50-50 100-100 करोड़ भी थी। जब चंडीगढ़ में काम करता था वहाँ देखा है मैंने। तो वो FDO का जो इंटरेस्ट होता है वही महीने का, जो साल का आता है वो 15-15, 16-16 लाख रुपए होता है, वो भी अलाउड है। इनकेस किसी के दादाजी है ना, जैसे क्या हुआ, किसी के फादर हैं वर्किंग हैं और उनकी इनकम 10-11 लाख रुपए है, और उसके जो दादाजी हैं वो रिटायर्ड हैं और पेंशन थोड़ी आती है, पर FD इतनी बनी हुई है, तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी काउंट होगी। तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा रैंडम उठा के बता दिया, पर फिर भी ये चल जाएगा। तो रेंटल इनकम भी इंक्लूड कर सकते हो, ये जैसे रेंटल है वैसी आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो भी इंक्लूड कर सकते हो, बशर्ते सारे प्रूफ जरूर हो भाई। सर रेंटल वालों की एक दिक्कत रहती है, वो कहते हैं हम तो रेंट कैश लेते हैं, अकाउंट में नहीं आती है। तो भाई वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जिनका कैश है वो कैश, भाई देखो सरकार को तो आप, अब ये वही लोग करते हैं जो अपने टैक्स टू बचा रहे होंगे, तो या तो टैक्स बचा लो या तो अपने बच्चे को बाहर भेज लो। तो भाई अगर पहले से अगर टैक्स बचा रहे थे आप, तो आप गलती जो कर बैठे हो वो भूल जाओ, अभी से रेंट एग्रीमेंट अकाउंट में लेना शुरू करो। तो कल को आपको बच्चे को अगर बाहर भेजना होगा तो थोड़ी आसानी होगी, हम प्रूफ तो दिखा सकेंगे। कभी कभी यूनिवर्सिटियाँ क्या करती है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती कोई यूनिवर्सिटी, एक ना देखो सारी यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं करेंगी, पर कुछ ना कुछ एक आध होती है जो थोड़ी लीनियंसी प्रोवाइड करती हैं। अब क्या पता करे ना करे, आज जो पुराना सिनेरियो था उसमें एक आध यूनिवर्सिटी थी जो थोड़ा लीनियंसी प्रोवाइड करती थी, बट फ्यूचर में भी हो सकता है एक आध आए तो वहाँ निकलेगा केस। तो कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर बच्चे को जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो नहीं मिलेगी, बस जहाँ राम भरोसे जहाँ जा जाएगा वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अभी एक लास्ट इनकम सोर्स जो रहता है वो होता है डेयरी वालों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेयरी इनकम वालों का तो कुछ आता पता ही नहीं है कि क्या भरना है, क्या करना है, उनका क्या होगा सर? देखो जो डेयरी है एक होती है, देखो ऐसा नहीं है कि डेयरी इनकम वालों को कुछ नहीं, आप जहाँ रहती होंगी ना आपके घर के बगल में भी डेयरी होगी। बिल्कुल है होगी। आप भी जहाँ रह रहे होंगे, जो हमारे कोई भी सामने व्यूअर बैठा हुआ है, अगर आपके घर के बगल में भी डेयरी है और डेयरी की दुकान भी है, और डेयरी वाले के जो आपका क्या कहते हैं QR कोड लगा होगा उसमें पेमेंट जाती है उसके करंट अकाउंट में,
पैसे तो बहुत आते हैं। पैसे बहुत आते हैं उनको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस डेली का काम है, बिना दूध दही के तो घर ही नहीं चलता किसी का। तो ऐसा नहीं है डेयरी इनकम एक्सेप्टेबल नहीं है, बस सारी चीज़ें हों। घर पे भी दुकान होगी नहीं कोई डेयरी की तो वो भी चल जाएगा। आपने डेयरी का करंट अकाउंट खुलवाना है, डेयरी का एक सर्टिफिकेट होता है VET सर्टिफिकेट, है ना, वो लेना है। जो एक आपका डॉक्टर होता है उसका एनिमल हस्बेंड्री का, वो आके बना के जाता है। वो भी आपका जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होती है वहाँ से बनता है वो सर्टिफिकेट, वो चाहिए। करंट अकाउंट चाहिए, प्रॉपर डेयरी के प्रूफ चाहिए। अब आप एक बात में आप मेरी बात समझिएगा, पहले मैंने एग्रीकल्चर डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। पर ये जो डेयरी इनकम है नॉन टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है। तो इसके लिए पुरानी ITR चाहिए ही चाहिए। या तो पुरानी ITR नहीं है तो आप प्रूफ दो, पुराना करंट अकाउंट दो, पुरानी ट्रांजैक्शन दिखाओ। कई लोग ऐसे भी हैं जो डेयरी काम करते हैं और डायरेक्ट सप्लाई करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स को, तो वो जो बड़े प्लांट्स हैं वो अकाउंट में एंट्री डालते हैं और उसके पक्के की बिलिंग है, हो सकता पक्के की बिलिंग मिलती है, बिल तो कम से कम मिलता ही ना, वो बिल मिल जाएगा। उसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लो अपना आप, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो काम बन जाएगा। और मैं इसके साथ कंक्लूड करते करते बोलूँगा, कई लोग बिजनेस करते हैं बड़े बड़े, जैसे पोल्ट्री फार्म होगा, क्या कहते हैं अपना पिग फार्म होगा, और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा 50 बिजनेस है, छोटे बिजनेस है, लघु उद्योग है, घर पे काम करते हैं, सिलाई बुनाई का काम है। और मेरी हिदायत है सारे लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, जितने भी घर में जिनकी हाउस वाइफ हैं, ये ब्यूटी पार्लर और अपना बुटीक की ITR भराना बंद करो भाई। 2 साल पहले एक्सेप्ट करना बंद हो चुकी है, तुम बस आंखें बंद करके भरवा लेते हो। अब ये माफी दो और छुट्टी दो इन लोगों को। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को लगता है कि हर बच्चे के परिवार वाले ब्यूटी पार्लर और बुटीक चलाते हैं, इससे हाँ वही तो, इससे आज़ादी दें आप। इसके अलावा कोई नया बिजनेस दिखाने की कोशिश करें, वरना आप कुछ ना करें। आप हमारे नंबर पर कॉल करें, है ना, हम बताएंगे आपको क्या बनवाना है। जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही उनको डाउट ही आ चुका है। हर तीसरी प्रोफाइल में, हर तीसरी, ऐसा कैसे हो सकता है हर तीसरी प्रोफाइल में मदर बुटीक चला रही, ब्यूटी पार्लर चला रही? इतने तो लोग ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी थोड़ी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच इतने रियल इनसाइट शेयर करने। हाँ जी, हाँ जी। जो भी लोग इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे पैन इंडिया से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, है ना। ऑस्ट्रेलिया में मतलब मैं बोलूँगा, अगर मैं न्यूजीलैंड की वीडियो बनाता हूँ और भी कंट्री वीडियो बनाता हूँ, तो जो हमारी टीम है, जैसे मैम को मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूजीलैंड में एक्सपर्ट है, हम ऑस्ट्रेलिया के धर्म धुरंधर हैं, सारा आता है। मैं बच्चे मुझसे 200 क्वेश्चन पूछते हैं, 201 आंसर दूंगा मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। तो कोई भी बच्चों की क्वेरी है, मेरा ऑफिस एक संगरूर में है, मैं हर वेडनेसडे संगरूर जाता हूँ, मुझे संगरूर मिले आके। संगरूर में हम PT क्लासेस भी चलाते हैं, जो बच्चे PT पढ़ना चाहते हैं वो PT पढ़ें आके वहाँ पे। और सर GT इंटरव्यू की एक वीडियो हमने बना रखी है, वो मैंने नहीं बना रखी, मैम ने बना रखी है, वो अपलोड होगी। उससे बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है आपको। जो भी बच्चे GT इंटरव्यू में डरे रहते हैं या फिर उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होती है, वो क्लियर हो जाएगी। और वो बहुत एक्यूरेट वीडियो है, वो मैंने अपने आंखों के सामने खड़ के बनवाई है, तो वो भी आपको हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं सबसे इजाज़त मांगूंगा और सबको बोलूँगा कि ये मुझे ये ज़रूर बताया करें कि कौन से शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और चैनल भाई जरूर सब्सक्राइब करो।